वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री। आज हमारा लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का। इसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इसको हम पूरा कंप्लीट देखेंगे, फिर उसके बाद हम 8th क्लास की शुरू करेंगे। साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं। एक बार आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो फिर शुरू करते। देखिए, यदि आप मानचित्र 1 और 2 को देखें, देखो मानचित्र पहला वाला जो है और दूसरा जो है ये वाला हो गया। और मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा 1700 के टाइम की है और ब्रिटिश के नियंत्रण के क्षेत्र में, मतलब 18वीं शताब्दी की बात है। ये जो है ना क्रीम कलर का, इसमें किसने किया है? ब्रिटिश लोगों ने अपना हक जमा लिया है। आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि स्वतंत्र राज्यों के उदय में से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह बदलती रहीं। आप यह भी देखेंगे 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। देखिए इस तरफ से पूर्वी की तरफ देख रहे हैं ना, ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया था? हड़प लिया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत पूछता है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक के उनके सामने मतलब कि संकट आ गया। देखो जैसे औरंगजेब मरा 17वीं शताब्दी में, उसके बाद क्या हुआ कि पूरी तरह से खत्म होने लगा। ऐसे अनेक बादशाह औरंगजेब ने 1789 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के अन्य वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्ति वर्गों में मतलब उनके वंश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य यानी दीवानी फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक, सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती रहेगी। उत्तरी तथा भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारी और किसानों के विद्रोह और कृषकों आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सूबेदार और सरदार हो गए जैसे और अन्य समूहों के हाथ में आती रही, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को क्या किए? वो रोक नहीं पाए और जो सरदार वगैरह थे उनके हाथ में धीरे धीरे सत्ता आने लगी। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह मतलब बहुत भारी मात्रा में धन लेकर चला गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक आए। कौन आया? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा, मतलब बार बार आक्रमण करता रहा। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच में 5 बार उसने भारत पर आक्रमण किया था, जो अहमद शाह अब्दाली था। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी, मतलब तुर्क मूल के। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे के हाथों में कठपुतली बनते रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति अब पैदा हो गई जब मुगल बादशाहों ने बादशाह फर्रुखसियर जो था 1700, इसका शासन पीरियड देख लीजिए, 1713 से लेकर 1719। आलमगीर द्वितीय जो था 1754 से लेकर 1759 की हत्या हो गई। और दोनों अन्य बादशाहों अहमद शाह इनका क्या था? अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया था। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े राज्यों के सूबेदार और बड़े जमींदार उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। मतलब देखो मुगल के रहते वो लोग डर के मारे कुछ नहीं कर रहे थे, हार भी गए थे तो वो लोग क्या करते थे? बस वहाँ के राजा बन के रहते थे। और बहुत फिर अब मुगल कमजोर हो गए तो वो अपने आप को मतलब दिखाने लगे हमारे पास बहुत शक्ति आ गया। और सरदार वगैरह जो थे, मतलब कि जिनको नवाब वगैरह नियुक्त करते थे, वो लोग भी मतलब प्रांत अपने हाथों में लेने लगे और वहाँ के राजा बन बैठे। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्र राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्य को 3 व्यापार समूहों में बांटा जाता है। एक बार याद रखिएगा इनका, अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य तो मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक मतलब अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्हें मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े।
दूसरे जो थे ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासन काल में वतन की जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत भी शामिल थे। तीसरे में आते हैं, तीसरी श्रेणी में मराठ, सिख, जाट राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने मतलब कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। पुराने मुगल प्रांतों में जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से तो 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों राज्य उच्च मुगल अभिजात द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सबसे पहले अवध का याद रखिएगा, शहादत खां थे, और उसके बाद बंगाल के मुर्शिद कुली खां थे, और उसके बाद से हैदराबाद के कौन से थे, आशफ फजा। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में उच्च स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ फजा और मुर्शिद कुली खान ने दोनों को 7-7 हजार मतलब जात का दर्जा मिला था, जबकि शहादत खान की जात का दर्जा 6000 था। अब हैदराबाद जो था, निज़ाम उल मुल्क आशफ जा जो थे, इनका टाइम पीरियड कब था, 1724 से लेकर 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसने सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी उसको सबसे पहले, और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से लेकर 22 के मध्य ही दक्कन के प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आशफ जा के पास पहले ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चलती रही प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन था, क्या किया उसने, फायदा उठा लिया। हमेशा होता है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाता है। उसने सत्ता हथियाई और उस क्षेत्र का वास्तविक शासन बन गया। आसफ जा अपने लिए मतलब कुशल सैनिक तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया और वो दक्षिण में नए नए अवसर प्रदान पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार की नियुक्ति की और जागीर प्रदान की। हालांकि वह भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लाता था और ना ही दिल्ली में कामकाज का कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आशफ शाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे, मतलब कि बस ये कर देते थे, इसे साइन करना है बस उनको, या ये उनको करना ही है मजबूरी में। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्रों के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आशफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रों उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र की ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी। अवध, बुरहान उल मुल्क यानी शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य के विघटन पर जोर होने पर जो राज्य बने उनमें से राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। जैसे भी हमने देखा था कौन सा, अवध और ये बंगाल और ये हैदराबाद, उनमें से ये भी एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने अवध की सूबेदारी दीवानी फौजदारी के साथ अपने हाथ में ले ली। सूबे की राजनीतिक, वित्तीय और मतलब सैनिक मामलों का एकमात्र वो कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों जमींदार यानी की संख्या में क्या किया, उसने कटौती कर दिया। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर निष्ठान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारी के खाते व लेखों की जांच की और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर निर्धारण किया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगान की उपजाऊ भूमियों को अपने राज्य में इसने क्या किया, मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार, महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम का भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार और महाजन जैसे कई अन्य सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को क्या करते थे, प्रभावित करने लगे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब होने लगा। अब बंगाल के बारे में देख लेते हैं। तो बंगाल, मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नायब थे, यानी वहाँ के नवाब भी आप बोल सकते हो, यानी कि प्रांत के सूबेदार प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार की पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोर
कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदार को महाजन तथा साहूकार से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीन पर बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव है। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था यह अलवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया था। ये देखिए जगत सेठ ओठ हो गए उनके। ये वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक करिए क्योंकि देखिए बहुत गर्मी है और मैं गर्मी में वीडियोस बना रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, और फ़ैन भी नहीं ऑन करना पड़ता क्योंकि फ़ैन की फिर आवाज़ आने लगती है। तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विगहम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ समान विशेषताएं देखने को मिली। प्रथम, यदि बड़े पुराने राज्य मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे तो अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहस्पाद थे जो उन्हें उत्तराधिकारियों में मिले थे। विशेषतः वो जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से क्या करते थे, देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्य हैदराबाद, अवध और बंगाल ने राजस्व वसूलों के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगल द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में ये फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा समान लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनीय महाजनों तथा वणिक धनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग को लगान वसूल कर इजारेदार को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। उनकी जोतों से अपने खुद के क्या करते थे वो लोग, कारीदों के जरिए वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकार और महाजन की नई नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ती गई। राजपूतों की वतन जागीरी, इसको हम लोग देखते हैं। राजपूतों की वतन जागीरी, बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवारत थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर प्राप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति मिली थी। अब 18वीं शताब्दी में मैंने जैसे आपको समझाया था अभी कि मुगल जीत लेते थे तो उनको बस दे देते थे कि आप यहाँ करो, बाकी जो टैक्स आएगा सब कुछ हम देखेंगे। आसपास के इलाकों पर नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने के शुरू कर दिए उन लोगों ने। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुट्टी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूतों घरानों में गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांगीर शाह ने 1713 में इन राजाओं को इन पदों का नवीकरण कर दिया, कि इन लोगों को नया पद दे दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नौगौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपने कि कब्जा में कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका विस्तार फिर से रुकना शुरू हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत पूछता है। अंबर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण भी हैं। सिख हम लोग चैप्टर 8 में देखा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया था। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद ने 1619 में याद रखिएगा 1619 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में क्या हुआ, खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिखों को गढ़कर शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच की क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में उन्हें क्या किया, मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया। जैसे देखो सुकरचकिया मिसल का मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था ना, राजा रणजीत सिंह। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था।
इन बैठकों में सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की थी, ये याद रखिएगा, सिखों ने क्या की थी, राखी व्यवस्था स्थापित की थी, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था और उसके शासन भाग में ही राज करेगा खालसा। देखा है, सॉन्ग भी हमने सुना है ना, फ्लाइंग चट वाला जो मूवी उसमें है भी। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबादारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह पर प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और क्या किया, सिरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में होता था। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाकों में सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों से फिर से एकता कायम करने के लिए 1799 में लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। याद रखिएगा, किसने बनाया था लाहौर को अपनी राजधानी, तो राजा रणजीत सिंह। मराठा एक देखो अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करता रहता था, उत्पन्न करता रहता था, उनके कामों में विघ्न डालता रहता था। शिवाजी जो थे 1600, इनका याद रखिएगा भाई, शिवाजी 1627 से लेकर 1680 ने इनका कार्यकाल था, टाइम पीरियड। शक्तिशाली योद्धा परिवार, देशमुख और सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कुंभी मराठों की सेना एक मुख्य आधार बन गई। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति कि चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी के शासनकाल में पेशवा यानी जिनको प्रधानमंत्री बोलते हैं के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पुणे क्या बना था, मराठा राज्य की राजधानी। पेशवा की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास चुपचाप निकलकर शहर कस्बों पर हमला बोलते थे। मुगल सेना ने ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद, पानी और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से लेकर 1761 के बीच मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सनी यानी कि जल्दी और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात से मुगलों मुगलों से इन्होंने छीन लिया था। 1703 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपत्य के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही हम इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। पूछेगा आपसे कि कौन शुरू किया था, तो मराठा लोगों ने ये कर। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिल, तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर जो मराठा थे प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर इसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप देखिए क्या हुआ। मराठों ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी और अन्य शासकों की कोई भी सहायता नहीं मिली। किससे हुई थी, याद रखिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठों के बीच में 1761 में। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों की एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की गई। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता है तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़, भोसले जैसे मराठा सरदार को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों के उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि की कोई हानि नहीं पहुंचाए। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण और इंदौर होलकर आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर इस तरह बड़े बड़े समृद्धशाली और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक साहित्य सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य करते रहे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों के मराठे राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच में धुर्री पर अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण पुणे, नागपुर को तथा उत्तर पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को भी इसने क्या किया, शामिल कर लिया। अब हम जाट को देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बहुत।
जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूंडामन राव के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही परिवारों के बीच क्षेत्र पर शुरू होना हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वह आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत, बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर और शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूट लिया तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थी। उसने 20,000 सैनिक मराठों से लिए, 15,000 सैनिक सिखों और इन सब के लिए बलबूते पर वो मुगलों से लड़ा था। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया था, वहीं दिंग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों में को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दिग की इमारतों ने उन्हीं रूप के नमूनों पर बनाई थी। ये देख लीजिए। एक चीज़ और ये रहा, इसको देख। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, जिन्होंने 1700 इनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा, 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य यानी आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल था उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, किला है। इस किले में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था, ये याद रखिएगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है अब यहाँ से समाप्त होता है, हम क्लास 8 का शुरू करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको हिंदी भी शुरू करती हूँ, अगर आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और CDP भी शुरू करती हूँ। बाकी जो भी आपको करना हो सब मैं आपको, इंग्लिश वगैरह सब कराऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो हिंदी में जो आपसे पूछता है क्या कहते हैं ग्रामर, हिंदी का व्याकरण, वो भी मैं आपसे एक एक वीडियो में सब कंप्लीट करा दूँगी, वो भी शॉर्ट वीडियो बना के। तो आप ज़रूर से उसको देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।